नमस्कार दोस्तों। आज हम अधिक मूत्र प्रवृत्ति और अधिक मल प्रवृत्ति के बारे में कुछ अन्य रोग के विषय में भी जानेंगे। पिछली बार हमने ज्वर के विषय में देखा था। आज हम देखेंगे कि यदि कुछ और रोग हो तो वह क्या हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोई भी रुग्ण होता है उसके मल की प्रवृत्ति का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि वो कभी कभी द्रव मल प्रवृत्ति करता है, यानी कि पानी जैसे मल का त्याग करता है, कभी कभी बंधे हुए मल का त्याग करता है। यह कोई सुनिश्चित नहीं रहता है। कभी द्रव मल प्रवृत्ति होती है तो कभी बद्ध यानी कि बंधा हुआ गठा हुआ वैसा मल आता है। तो यह एक खास लक्षण है जिसे हमें यह मानना चाहिए, चिकित्सक को यह अनुमान लगाना चाहिए कि रोगी को ग्रहणी दोष होने की संभावना है। यह ग्रहणी दोष यानी कि ग्रहणी के दूषित होने का रोग है। तो ग्रहणी क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। हमारे शरीर में जब भी अन्न का प्रवेश होता है, तब वह आमाशय से होता हुआ ग्रहणी में जाता है, फिर ग्रहणी से होता हुआ पक्वाशय में जाता है, जब भी कोई अन्न आता है वह आमाशय में आके आम में परिवर्तित होता है। जब यह अन्न आम में परिवर्तित होता है तो यह आम पुनः नीचे ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी का स्थान रहता है आमाशय और पक्वाशय के मध्य का। आमाशय पक्वाशय, इसके मध्य का जो स्थान रहता है वह ग्रहणी का है। ग्रहणी हमारे शरीर में केवल एक कार्य करता है और वो है आम का ग्रहण करना और उसका अच्छी तरह से पाक करके, उसे पचा करके, उसका रस का निर्माण करके नीचे की ओर पक्व मल का त्याग कर देना। आम अन्न का पक्व मल में परिणमन करने का कार्य ग्रहणी का होता है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि आम का जब पक्व मल में परिणमन होता है तो क्या होता है। यह पक्व मल के परिणमन की प्रक्रिया के दौरान रस धातु का निर्माण होता है। रस में से फिर रक्त का निर्माण होगा, रक्त में से मांस का, फिर मेद का, अस्थि का, मज्जा का और शुक्र धातु का निर्माण होगा, जिसमें से आगे ओज का भी परिणमन होगा। यदि किसी कारणवश ग्रहणी यह स्थान में कोई विकृति आ गई तो आम का उचित रूप से रस में परिणमन न होने के कारण आगे की सारी धातुएं और ओज में विकृति आने की संभावना होने के अत्यधिक चांसेस रहते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा होने के कारण ग्रहणी अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग रखता है। जब यह दूषित हो जाता है तब उसका जो मल रहता है उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मान ली उसके कार्य में कोई त्रुटि आने लगे तो उसके कार्य के फल में
या उसके कार्य के जो भी व्यय पदार्थ बनते हैं उसमें वह सारे लक्षण दिखेंगे। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे दिखते हैं, कभी द्रव प्रवृत्ति होती है तो कभी विबद्ध मल की प्रवृत्ति होती है। तो इससे यह देखना चाहिए कि गृहिणी में कहीं ना कहीं कोई विकृति आ रही है, तो सर्वप्रथम उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। कभी कभार होता है कि यह द्रव मल प्रवृत्ति देख करके हमें ऐसा लगता है कि यह अतिसार हो चुका है या फिर जिसे कहते हैं दस्त लग जाना, किंतु रुग्ण का यह चिकित्सक का यह फर्ज बनता है कि वह चेक करे या देख ले क्या गृहिणी दोष है या अतिसार है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रोगी हमें यह फरियाद करता है कि उसे खांसी आ रही है और सांस फूल रही है या बहुत कुछ ज़्यादा ही खांस रहा है। तो केवल खांसी की और सांस की बीमारी की दवाई करते रहने के बावजूद भी उसे आराम नहीं मिलता है। कई सारी अंग्रेजी दवाइयाँ खाता है, आयुर्वेदिक गोलियाँ भी खा लेता है, कभी कई सारे चूर्ण भी ले लेता है या कहीं ना कहीं बहुत सारे चिकित्सकों को दिखा देता है, पर वो ठीक नहीं हो पाता है। ऐसे में यदि उसकी अच्छे से पूरा सविस्तर जानकारी ले तो कदाचित कभी कभी यह मिलता है कि वह बार बार मल त्याग करता है। वह मल कैसा होता है, वो कष्टपूर्वक मल त्याग करता है जो कि पतला होता है, पानी जैसा होता है, अच्छे से पका हुआ नहीं है, कच्चा है, सूखा हुआ है और झाग युक्त आता है। झाग युक्त यानी फेन युक्त, जिसमें बुलबुले होते हैं। यह एक अच्छा लक्षण है कि फेन युक्त जब मल त्याग आता है तब यह समझना चाहिए कि वायु और कफ दूषित है। यह होने पर सबसे अधिक यह आशंका करनी चाहिए कि गृहिणी दूषित हो चुकी है। यदि श्वास और कास के रोगी में यह लक्षण मिलता है उसके मल में, तो गृहिणी दूषित होना संभवित हो सकता है। तो ऐसे में गृहिणी दोष की मुख्य रूप से चिकित्सा करनी आवश्यक है। फिर एक और रोग आता है जिसमें आगे हमने देखा उस हिसाब से वीड भेद लक्षण मिलता है। वह वीड भेद लक्षण राजयक्ष्मा रोग में मिलता है। तो राजयक्ष्मा क्या है? कोई कहता है वह HIV एड्स होता है, कोई कहते हैं वह ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन रहता है। क्योंकि आयुर्वेद के यदि दृष्टिकोण से देखें तो राजयक्ष्मा केवल वह रोग है जहाँ पे रस धातु का विदाह होता है और वह ठीक नहीं हो पाता है, रस धातु विदग्ध हो जाती है, वह अपने स्थान से आगे की धातुओं का परिणमन नहीं कर पाती। तब जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसे कहते हैं राजयक्ष्मा। ऐसी परिस्थिति में वीड भेद यानी कि मल टूटता है, जैसे हमने आगे देखा था। इसमें होता क्या है, राजयक्ष्मा में होता क्या है? मान लीजिए ये कोई पाइप है या स्रोतस है, इसके अंदर एक धातु या पोषक तत्व का वहन हुआ जा रहा है। किंतु किसी कारणवश होता यूं है कि यह वहन जो आगे यह बढ़ रहा है वह रुक जाता है।
यह रुकने के बाद यह तपने लगता है। यह विदग्ध होने लगता है, यानी खुद जलने लगता है, खुद जलन महसूस करता है। वैसी चीज यहाँ पे अटक जाती है, ना आगे की ओर हट पाता है, ना पीछे की ओर आ पाता है। विदग्ध रस, यह रस धातु का विदाह हो जाता है। विदाह कोई कुछ यूं समझ ले कि एक ग्लास के भीतर, एक हमारे सामान्य से ग्लास में अच्छे से तेजाब भर दे। अच्छे से तेजाब भर दे और उसमें ढेर सारा नमक मिला दे। यह जो परिस्थिति का निर्माण करता है, इसमें साबुन नहीं मिलाना है, इसमें नमक मिलाना है, तो यह जो चीज़ बनती है, ये जो द्रव बनता है, जो कहीं पे भी डालने पे उसे खरोदता है, जलाता है, गर्म कर देता है, वैसी चीज रस धातु में भी निर्मित होने लगता है। यदि रस धातु वैसा होने लगे तो उसे कहते हैं रस धातु का विदाह। यदि कहीं और ऐसा होने लगता है, मांस धातु में हो जाए तो उसे मांस धातु का विदाह कहते हैं, रक्त में हो जाए तो रक्त धातु का विदाह कहते हैं। ऐसा होने पर वह क्या करता है, वह खुद अपनी आसपास की जगह को जला देता है, अपने में घोल देता है या गला देता है। ऐसा करने पर, ऐसा होने पर अग्नि दूषित होता है, क्योंकि यही सारी और घूमता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, सारा कुछ जल जाता है, मल अधिक बनता है। मल अधिक बनने के कारण और रस धातु सही से नहीं बनती है, क्योंकि रस धातु अटकी हुई है, वह आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसकी कमी नहीं आने के कारण, रस धातु उचित रूप से नहीं बनने के कारण मल बनता है। और मल रुग्ण के कोष्ठ में, मल रुग्ण के कोष्ठ में मल रुग्ण के कोष्ठ में जमा रहता है। यह रुग्ण केवल अपने मल के बल पर ही जीवित रहता है, ना कि अपनी अग्नि और आहार के। ऐसा होने पर उसकी सारी आगे की धातुएं जलने लगती है। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यहाँ तक कि ओज का भी नाश होने लगता है। तो यह ही अत्यंतिक कठिन परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। यह समग्र शरीर में इसका रूप दिखता है। इसके कारण यह काय चिकित्सा में होता है, सर्वांग संसरित रहता है। ऐसी परिस्थिति में एक लक्षण मल में यह दिखता है, विड़ भेद, यानी मल का टूटना। क्योंकि जो भी द्रव रहता है वह तेजाब और नमक जैसा होने के कारण वो मल को भी तोड़ देता है। फिर एक और लक्षण रहता है जो स्पष्ट होता है कि अतिसार ही है। अधिक मल प्रवृत्ति अतिसार में सामान्य रूप से दिखती है। यह लक्षण अधिक मल प्रवृत्ति यदि राज्यक्षमा में, ऐसी परिस्थिति में, राज्यक्षमा की यह स्थिति में जब अधिक मल प्रवृत्ति यानी अतिसार हो जाए, मल का शरण होने लग जाए, बिना प्रवाहन के, बिना द्रव के शोषण के केवल अतिसरण होने लगता है, तो यह रोगी के लिए असाध्य और
घातक लक्षण हो जाता है। क्यों? इसकी एकमात्र यह वजह रहती है कि यह रुग्ण अपने इसी मल के बलबूते जीवित होता है। यदि अतिसार में यही मल बह गया, तो क्या होगा? क्योंकि राजयक्ष्मा में अग्नि का नाश होता है, कम हो जाती है, अरोचक होता है, तो वह अन्नद्वेषी हो जाता है। राजयक्ष्मा का रोगी अन्न ग्रहण करने से इनकार कर देता है, तो अन्न ग्रहण ना होने से, उसका आम ना बनने से, आम का ग्रहणी में उचित रूप से पाचन न होने से, उचित रूप से पाचन न होने के कारण भी आम का उचित रूप से मल भी नहीं बनने के कारण यह खाली हो जाता है। पक्वाशय में या कोष्ठ में मल नहीं बचता, ना ही और मल बनता है। ऐसी परिस्थिति में रोगी का बल भी निकल जाता है। रोगी का बल, जिसके आधार पर वह प्राण को धारण किए रहता है, वह भी निकल जाता है। ऐसा होने पर रोगी की मृत्यु और नजदीक आ जाती है। फिर एक और रोग होता है अर्श। एक और रोग है अर्श। तो अर्श क्या है? अर्श सामान्य तौर पर हम यूँ कहते हैं कि मशे जो गुद भाग में होता है, जहाँ पर गुद भाग की गुदबली में कुछ अंकुरित जैसी चीजें उत्पन्न हो जाती है। जब यह गुद मार्ग में अधिकतर इतने हिस्से में यहाँ पर ऐसे मस्सों की उत्पत्ति होती है। रक्तवाहिकाओं की दीवार ढीली हो जाती है, तब इसमें खून जब भर जाता है तब वह बाहर की ओर फूल जाती है। जब यह बाहर की ओर फूल जाती है तो धीरे धीरे करके वह ऐसे एक दूसरे को छू के जगह रोक देती है। तो मल और वायु उसका द्वार अवरोधित करती है। ऐसी परिस्थिति में इसको अर्श ऐसी संज्ञा दी जाती है। ये कभी कभार थोड़े से कठिन होते हैं, अलग अलग आकार में भी होते हैं, अलग अलग वर्ण में भी होते हैं। वह यथा दोष रहता है। जब अर्श के रोगी में सदाह, सरुधिर, अतिसरण होता है, यदि कोई रोगी सरुधिर अतिसरण यानी कि उसका मल का सरण होता है अधिक मात्रा में, वो भी रक्त और दाह के साथ, रक्त और दाह के साथ, तो एक संभावना यह सोचनी चाहिए कि उसे अर्श हो सकता है, यह कुछ दिक्कत हो सकती है। ऐसे में यह पैतृक अर्श की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही एक और लक्षण है जो मूत्र प्रवृत्ति के संदर्भ में है। अधिकतर जब अधिक मूत्र प्रवृत्ति रहती है तो आगे बताएगी वो जो सामान्य लक्षण थे, सामान्य परिस्थितियां थी, वो उनके अलावा प्रमेह की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। किंतु यदि प्रमेह नहीं है तो अर्श को ध्यान में रखते हुए श्लैष्मिक अर्श या कफज अर्श की संभावना बढ़ती हुई है। यह क्यों होता है?
क्योंकि जो भी अर्श रहता है वह शरीर के अधोभाग में होते हैं। अर्श में शैथिल्यता प्रधान रूप से रहती है। तो केवल गुद मार्ग ही नहीं, बस्ती प्रदेश के सारे अंग अवयव, सारे कोष्ठ अंग या अन्य अवयव में शैथिल्यता उत्पन्न होती है। तो उसके शैथिल्यता के सारे लक्षण होने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि मेह में भी मेद धातु अबद्ध होती है, शिथिल मेद धातु रहती है। तो अर्श के रोगी में भी मेह के लक्षण होने के संभावनाएं बढ़ती है। यदि किसी अर्श के रोगी में अतिसार हो जाता है, प्यास लगती है और अत्यधिक रक्त का बहाव से हो जाता है, केवल और केवल अतिसार में, यूँ कह ले कि उसका अर्श है, उसमें रक्त बह चुका है, अर्श के कारण ग्रहणी भी दूषित होता है और ग्रहणी में अतिसार का भी निर्माण होता है। ऐसी परिस्थितियाँ एक दूसरे में सम्मोचन या इकट्ठा हो जाती है। तो अत्यधिक रक्त के बहाव के कारण, धातु क्षय के कारण उसे प्यास भी अत्यधिक लगती है। ऐसी परिस्थिति यह अर्श के रोगी के लिए घातक हो जाती है। कुछ एक और भी ऐसे छोटे छोटे रोग है जो आमतौर पर रोगी ध्यान नहीं देते हैं, किंतु यह रोग या परिस्थितियां अक्सर कई सारी बड़ी बीमारियों की मूल वजह बनती है। जैसे कि अजीर्ण। अजीर्ण क्या है? अजीर्ण है कि जो भी अन्न लिया गया है वह ठीक से जीर्ण नहीं हुआ, या यूँ कह लो उसे पकने के लिए अन्न को आम और आम में से पक्वमल इतना बनने के लिए उसे पर्याप्त समय की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में उसे अजीर्ण कहेंगे। जब यह अजीर्ण होता है तो उसमें ठीक अधिक मल प्रवृत्ति के समान एक लक्षण मिलता है जिसे कहते हैं प्रवाहन। प्रवाहन क्या है? तो प्रवाहन में होता यूँ है कि अंदर से, जैसे हर रोज सुबह शाम हर रुग्ण व्यक्ति का अलग अलग साइकिल रहता है, क्लॉक रहता है, बायोलॉजिकल क्लॉक इनका भिन्न भिन्न रहता है। तो उस हिसाब से प्रवाहन में रुग्ण को बार बार अंदर से ऐसे लगता है जैसे मरोड़ आता है, या यूँ कह ले दर्द के साथ कोई खिंचाव महसूस होता है और फिर मल प्रवृत्ति के लिए जाना पड़ता है। किंतु यह प्रवाहन में हर बार ऐसा नहीं होता है। उसे रुग्ण को ऐसा एहसास होता है कि अंदर से दर्द के साथ प्रेशर आ रहा है, उसे मल प्रवृत्ति के लिए जाना होगा। किंतु वह जब जाता है तो मल का प्रवर्तन या तो होता है अथवा तो बिल्कुल भी नहीं होता, अथवा तो अत्यंत ही कम होता है। जब ऐसे बार बार प्रवाहन की अनुभूति होती है, बार बार खिंचाव की अनुभूति होती है, दर्द की अनुभूति होती है, तो उसे कहते हैं प्रवाहन। प्रवाहन जैसा ही ठीक एक और रोग है जिसे कहते हैं प्रवाहिका। तो ये प्रवाहिका क्या है? प्रवाहिका में होता यूँ है कि रुग्ण को अंदर से एक जैसे ही ठीक प्रवाहन के जैसे ही अंदर से ऐसा लगता है कि प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, किंतु जब वह मल त्याग के लिए चाहता है तो अत्यंत ही अल्प मात्रा में हल्का सा जोर करने पर ढेर सारे मल की प्रवृत्ति होती है। किंतु ये अतिसार से थोड़ा सा अलग है। कैसे? अतिसार में होता है
का सरण। प्रवाहन औपचारिक होता है, प्रवाहन हो ही यह आवश्यक नहीं। अतिसार में होता यूं है कि जब द्रव धातु अत्यंत कोष्ठ के भीतर बढ़ने लगती है, मल में मिश्रित हो जाती है, तो वह द्रवता, जैसे ही पानी में बहाव होता है, पानी के पात्र में जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे या तिरछा झुकाने से उसमें बहाव उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही आंत्र में बहाव उत्पन्न होने लगते हैं, जिसमें प्रवाहन की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे ही रोगी करवट लेता है, उसे महसूस होता है कि अंदर प्रवाहन हो रहा है, मल या द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अतिसार होता है। वह जैसे मल त्याग के लिए बैठता है, उसे बिना किसी प्रवाहन के ही मल बाहर निकल जाता है। जैसे ऊपर से पानी गिरा दिया हो, ठीक वैसे ही आंत्र या मलाशय से मल गिरने लगता है द्रव धातु के साथ। प्रवाहिका में प्रवाहन होता है, फिर मल आता है, वो भी अधिक मात्रा में। फिर एक और रोग है जो कुछ राजयक्ष्मा के भांति है, संपूर्ण ठीक वैसा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत उसके जैसा रहता है, जिसे कहते हैं क्षतक्षेम। उसमें भी एक ऐसा लक्षण मिलता है जो राजयक्ष्मा में मिलता था, जिसे कहते हैं वीड़ भेद। यह वीड़ भेद क्षतक्षेम में होता है। इसकी एकमात्र यह वजह रहती है कि रोगी उसने अपने शारीरिक कार्य करने की क्षमता की अपेक्षा कार्य अधिक कर दिया है, जैसे कि भागना, कूदना, वजन उठाना, तैरना या रातों को जागना, कम खाना खाकर अधिक कार्य करना, यह सारे कार्य अपनी क्षमता के पर्यंत किए हैं। तो ऐसे में वीड़ भेद का लक्षण मिल सकता है, क्योंकि ऐसे में वायु प्रकुपित होकर के पित्त की यदि वृद्धि करेगा तो वह मल को तोड़ देगा। दोस्तों, ऐसे और भी लक्षण है, और भी रोग है जिसमें यह लक्षण मिलते हैं। हमने अभी तक प्रमेह और अतिसार का विवरण नहीं किया है। प्रमेह में मूत्र प्रवृत्ति अधिक रहती है, यह सामान्य लक्षण मिलता है। अतिसार में मल प्रवृत्ति का रहता है, और भी कई सारे अन्य लक्षण और कई सारे ऐसे रोग हैं जिसमें ये लक्षण मिलते हैं, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।